Good morning, Standard 12. Welcome to this e-learning class. We have 3 live classes on Monday, Wednesday, Tuesday, Wednesday. Now on Thursday we'll have a recorded class. Again I request you, for those students who are not attending the live classes, please attend to it. This will be beneficial for you because live classes will be more interesting and more beneficial for you, because there you can also clear your doubts. That is the major advantage of attending live classes, live sessions. Okay. Somehow let us start today's class. आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम उसको डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का ये टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. What is electric flux? Question number 4. What is electric flux? The number of electric field lines crossing a unit area is called electric flux. कितना ज्यादा लाइन क्रॉस कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया को. यहाँ पे जैसे ये एक एरिया है, यहाँ पे 3 लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, और ये एक एरिया है जिसमें ये सारे लाइन क्रॉस कर रहे हैं. तो हियर द फ्लक्स इज सेड टू बी मोर because more number of lines are crossing this area, so therefore the flux is said to be more. देखिए, फील्ड लाइंस अगर इस तरह से पैरेलल है, हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. अगर फील्ड लाइंस अगर नॉन पैरेलल है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं. जैसे एक पॉइंट चार्ज में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के क्लोज वाला पॉइंट्स में थोड़ा सा फील्ड लाइंस क्लोज रहेगा. अब जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से आप दूर जाएंगे, फील्ड लाइंस एवे रहेगा. तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग नॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो देयरफॉर द फील्ड इन दैट रीजन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैन बी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, लेकिन हम आगे जहां जहां बात करेंगे, हम एक यूनिफॉर्म फील्ड को कंसिडर करते हैं, जहां पे फील्ड लाइंस को हम पैरेलल मानते हैं. ठीक है, और ये फ्लक्स है. फ्लक्स का एक मैथमेटिकल मीनिंग है. ठीक है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ electric field and area and vector area.
फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फाई को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरह का फ्लक्स हम ये करेंगे, एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब भी बात करेंगे उसको फाई ई हम लिखेंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे वो पर भी मीनिंग वही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए पर यूनिट एरिया, हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई लिखते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट को एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, इसका यूनिट भी लिख लेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द SI unit of electric flux is, ठीक है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए ना, ई का ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। The SI unit of electric flux is Newton meter square by Coulomb. Newton meter square by Coulomb. ठीक है, ये SI यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ठीक है, देखिए एक चीज है कि जैसे हम फ्लक्स की बात करते हैं, इसमें एक चीज जानकारी होना जरूरी है। देख लीजिए इसमें, जैसे ये एक एरिया है, एरिया तो वैसे स्केलर है, तो जैसे इसको हम एरिया एक प्लेन एरिया मान रहे हैं, तो इस एरिया में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, इसको ऐसे क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस वेक्टर का, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होता है कि ये एरिया जिस प्लेन में है उससे अगर एक 90 डिग्री हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसका एरिया का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरह का एरिया है, फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे वेक्टर एरिया का डायरेक्शन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में थीटा 0 होगा। ठीक है,
देखिए ये है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये अगर ये वेक्टर एरिया के भी डायरेक्शन सेम है, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तब देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि नंबर 1 उसी में लिख सकते हैं आप, जो जहां फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आप लिखे हैं उसके नीचे लिख सकते हैं फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, सो देयरफॉर दिस इज ई ए इंटू 1 तो ई इंटू ए, तब उस वक्त जो है ना फाई मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये cos 0 का वैल्यू cos 0 1 cos थीटा का वैल्यू 1 मैक्सिमम है, ठीक है। अब जैसे ये वेक्टर एरिया को अगर हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे टिल्ट करेंगे तो थीटा चेंज होगा। थीटा कैसे चेंज होगा? इसका वेक्टर एरिया डाउनवर्ड होगा, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा, सो देयर इट विल मेक एन एंगल। तो थीटा उस वक्त हो सकता है कि 45 डिग्री हो जाए, थीटा उस वक्त 60 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा? जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, cos 0 का वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसको हम फाई मैक्स कह सकते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स, फ्लक्स फाइंड करने का ये एक फॉर्मूला है, ई ए कॉस थीटा। थीटा आपको पता होना पड़ेगा, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या एंगल है ये अगर पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, एरिया का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग ए सरफेस। ओके, मिटा देता हूं मैं इसको। अगर देखिए, अगर थीटा परपेंडिकुलर है, थीटा परपेंडिकुलर का मतलब है कि अगर देखिए वेक्टर एरिया ऐसा है तो ये इसका एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन से 90 डिग्री, और फील्ड उधर है, तो फील्ड का डायरेक्शन ये है, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सो द एंगल बिटवीन द एरिया एंड द फील्ड इज 90, ठीक है। तो ये दूसरा केस बन सकता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, if theta is equal to 90 degree, then phi is equal to EA cos 90, so that is equal to 0। उस केस में फ्लक्स 0 हो जाएगा, उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये cos 90 phi is equal to 0, ठीक है। तो अगर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स 0, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं मिनिमम फ्लक्स, ठीक है। ये सारा चीज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट लॉ, एक इजीली बहुत इवेलुएट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में दिया गया है, जिसको कि हम गॉस लॉ कहते हैं, गॉस थ्योरम भी उसको कहा जाता है। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इसको हम कहते हैं, ठीक है। क्या है ये गॉस थ्योरम? लेट अस सी। द थ्योरम स्टेट्स दैट the theorem states that the net flux, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, enclosed by a closed surface
enclosing a charge the theorem states that the net flux enclosed by a closed surface enclosing a charge, ठीक है, is equal to one by epsilon naught times the charge, 1 by epsilon naught times the charge, मतलब phi is equal to 1 by epsilon naught into q. ये गॉस थ्योरम है, इसका प्रूफ भी है, अभी हम प्रूफ करेंगे इसको। मतलब ये q by epsilon naught है। सिंपल है कि अगर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फ्लक्स निकल रहे हैं, अगर एक बाहर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, जो कि वहां से जितना भी फील्ड लाइंस निकल रहा है अगर उसको क्लोज कर देगा, तब फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, हमको एक इमेजिन करना होगा एक सरफेस जो कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते जितना भी फील्ड लाइंस निकल रहा है उसको एनक्लोज कर दे। ठीक है, इस तरह से है। तो phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, इस लॉ को याद करना। ये एक मैथमेटिकल लॉ है which gives an easy evaluation of magnetic flux and electric field। ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है और उसको आधार करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते एट सम डिस्टेंस एट सम पॉइंट ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन फाइंड आउट। सो दैट इज वाई Gauss law is very much important because it evaluates very easily the field due to any kind of charge distribution। किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस लॉ को यूज करके हम बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमेशा याद रखिएगा। phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। Always we must remember this, phi is equal to q by epsilon naught। Okay, now इसका प्रूफ ऑफ, देखिए इसका प्रूफ करेंगे एक शॉर्ट में, इसका हम प्रूफ देंगे। मान लेते हैं एक स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस में पॉजिटिव चार्जेस है। स्फीयर के सरफेस में क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है और स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं r है, कैपिटल R है। तो पॉजिटिव चार्जेस है तो यहां से ऐसे फ्लक्स तो निकलेगा, फ्लक्स विल कम आउट। इस तरह से फील्ड लाइंस तो एमिनेट हो रहे हैं। स्फीयर के सरफेस में चार्ज है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक इमेजिन करेंगे एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस एक इमेजिन हम करेंगे। ठीक है, एट ए डिस्टेंस सपोज r, कितना डिस्टेंस में? r, जो कि यहां से जितना भी फ्लक्स निकल रहा है उसको एनक्लोज ये कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? ये एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, तब देखिए, अगर हम एक सरफेस लेते हैं, यहां पे एक सरफेस हम इमेजिन करेंगे, तो इसका जो वेक्टर एरिया का डायरेक्शन होगा, ए का जो डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, आउटवर्ड है। अच्छा, इस स्फीयर का जो एरिया होगा, एक सरफेस का एरिया होगा, उससे परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन से। तो ऐसा सरफेस है, तो इस सरफेस, स्फीयर का सरफेस ये है, तो स्फीयर का सरफेस है तो इस तरह से परपेंडिकुलर एक बनेगा। तो फील्ड का डायरेक्शन और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन ऑन द
स्पेरिकल सरफेस सेम हो जाएगा। देखिए इसको कहते हैं, जो हमने इमेजिन किया है इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसको हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस एट ए डिस्टेंस आर हमने कंसिडर किया है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स enclosed by this Gaussian surface is q by epsilon naught। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू, यहां पे एक लाइन हम लिखेंगे, कंसिडर, ये प्रूफ ऑफ गॉस लॉ है, ये गॉस थ्योरम को एक प्रूफ हम इसको कर रहे हैं, एक स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके। ठीक है, कंसिडर ए स्फीयर having a uniform charge distribution over its surface, consider a sphere having a uniform charge distribution over its surface। ठीक है, हमने गॉसियन सरफेस का रेडियस को स्मॉल आर लिया है। ठीक है, ओके, और सॉरी, ये हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ठीक है, फाई इज इक्वल टू ओके ई इंटू ए, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो ये फाई कितना हो गया? देखिए फाई ई कितना हो गया? ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का क्या है? सरफेस एरिया। ठीक है, ये है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया है और ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, पाई कैंसिल, 4 कैंसिल, तो फाइनली फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस थ्योरम। ये क्या है? ये गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले हमको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा। जैसे यहां पे एक स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमने उस स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एट ए डिस्टेंस आर हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया जो कि स्फीयर ही है, which will enclose all the field lines, all the flux that is emanating from this positive charge distribution over the sphere। ठीक है, तो जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो उस गॉसियन सरफेस के थ्रू निकलेगा। तो हमने उस गॉसियन सरफेस का एरिया को लिया, उसका फील्ड का वैल्यू, इस डिस्टेंस में फील्ड का वैल्यू हमने डाला। ठीक है, तो कितना है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एट ए डिस्टेंस R। ठीक है, इट इज R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ यूज करके गॉसियन थ्योरम को प्रूफ हमने किया है। फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट।